नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है और एक बार फिर से जिक्र जानलेवा गड्ढे। दरअसल उत्तर प्रदेश में अवैध खनन से जानलेवा हालात बनते जा रहे हैं। खनन से बने गड्ढे अब मौत का कारण बन रहे हैं और हाल ही में लखनऊ में 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मुरादाबाद में खनन माफिया ने एक आईएएस अधिकारी पर जानलेवा हमला कर दिया और इन घटनाओं ने प्रदेश में खनन माफिया के बढ़ते आतंक और प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ के बाहरी इलाकों में खनन से बने एक गहरे गड्ढे में खेलते समय 2 बच्चों की जान चली गई और ये गड्ढे बारिश का पानी जमा होने से तालाब में ये गड्ढे तब्दील हो गए थे और बच्चों ने सोचा ये तालाब है, तालाब समझकर ही नहाने के लिए उतरे, जो अब जानलेवा साबित हो रहा है। बच्चों के परिवार का आरोप है कि प्रशासन ने समय रहते गड्ढों को भरने का कोई प्रयास नहीं किया। मुरादाबाद में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे एक आईएएस अधिकारी पर खनन माफिया ने हमला कर दिया। अधिकारी ने खनन माफिया की गतिविधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की, लेकिन माफिया ने उन पर हमला बोल दिया और अधिकारी को गंभीर चोटें आईं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनाओं में अवैध खनन की गंभीरता और प्रशासन की चुनौती को उजागर किया है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन सख्त कदम उठाकर इस समस्या का समाधान करेगा या फिर ये जानलेवा गड्ढे और खनन माफिया का आतंक यूं ही जारी रहेगा। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर कब तक मासूम जानें इस लापरवाही का शिकार होती रहेंगी और क्या प्रशासन इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगा। देखिए, थाना भोजपुर के टीम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के द्वारा जो ढेला नदी है उसके किनारे पे जो है अवैध खनन किया जा रहा है। इसी क्रम में उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार और एवं थाना पुलिस के द्वारा एक टीम बना के वहाँ पे भेजा गया था। इसमें कि जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक हाइड्रा प्राप्त हुआ था एवं इन लोगों के द्वारा जो हमारी टीम गई थी उस पर हमला भी किया गया था, ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई थी। मौके से फ़िलहाल ये लोग फ़रार हो गए थे और इसमें जो 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक हाइड्रा थाने पे बरामद हुआ है। इस प्रकरण में थाना भोजपुर पर अपराध जो है वो मुकदमा अपराध संख्या पंजीकृत हो चुका है एवं अपराधियों को पकड़ने के लिए थाना भोजपुर के द्वारा टीम गठित की जा चुकी है एवं मैंने जो सीओ बिलाल ठाकुर द्वारा है उनको भी निर्देशित किया है कि वो जल्दी इस घटना का अनावरण करें। तो दरअसल एक तरफ बेखौफ खनन माफिया आईएएस अधिकारी पर हमला कर देते हैं और दूसरी जो घटना सामने आ रही है लखनऊ से कि जहां पर गड्ढा इस कदर हैं कि गड्ढों में अगर बारिश का पानी भर जाता है तो वो गड्ढे तालाब में तब्दील हो जाते हैं और मासूम बच्चे ये समझकर उसमें नहाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो कब मौत के आगोश में समा जाते हैं ये खबर सामने आ रही है, ये घटनाक्रम सामने आ रहा है। तब सवाल उठता है कि आखिर जिम्मेदार कहां है। अभी हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत भी दी, एक बैठक भी हुई कि गड्ढा मुक्त सड़कें की जाएं। जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त सड़कों को करने का निर्देश भी जारी किया गया है, लेकिन कितनी और जाने जाएंगी तब ये सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, ये भी एक अहम सवाल। तो आज जनहित में इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, सड़कों पर गड्ढे ज़्यादा नज़र आते हैं और जब बारिश का मौसम आता है तो हादसों का सबब बनते हैं ये गड्ढे और ऐसे में यातायात सुचारू नहीं हो पाता। कई घटनाएं ऐसी सामने आई पिछले कुछ दिनों में और हालिया की जो घटना जिस पर हम बात कर रहे हैं, लखनऊ का जो घटनाक्रम सामने आ रहा है और ये आरोप भी इन मासूम के परिवारों का कि कई बार इस वाकये से कि सड़क में इतना बड़ा गड्ढा है इसकी शिकायत भी की गई जिम्मेदारों से और कई बार अवगत कराया गया इस समस्या से, बावजूद इसके इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब 2 मासूम बच्चों की जान चली गई है। अब देखना ये होगा कि इसमें क्या अब ये गड्ढा भरा जाएगा, क्योंकि 2 मासूम बच्चों की जान गई है
हमारे साथ अजय कुमार संवाददाता जौनपुर से जुड़ चुके हैं, पवन तिवारी संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। लखनऊ का ये घटनाक्रम सामने आ रहा है, पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं पवन तिवारी का। पवन तिवारी, अगर लखनऊ का जिक्र करें तो लगभग कितने दिनों से ये गड्ढा यूं ही था? जी, आपको बता दें कि ये जो गड्ढा है खनन माफियाओं द्वारा जो है अवैध खनन करके बनाया गया है, जिसके लिए जो यहाँ पर राजस्व है उसके उन्होंने उसको चिट्ठी लिखकर उसको जो है उसको नोटिस भी भेजी थी। उसको लेकर जो ग्रामीण है उन्होंने विरोध भी जताया था, लेकिन ये जो खनन माफिया है रातों रात इन्होंने इतने ज्यादा वहां पर लगभग 20 से 25 जो है मिट्टी खोदी, जिससे पूरा अब जब बरसात हुई तो बरसात के दिनों में उसमें पानी भर गया। तो जो बच्चे थे उन्होंने समझा कि ये जो है नॉर्मल गड्ढा है, और वो कक्षा 9 के दोनों छात्र थे और उसमें नहाने के लिए उतर गए। उसके बाद वो जो इतना ज्यादा गहरा गड्ढा था तो वो समझ नहीं पाया और वो मौत के मुंह में चले गए। तो कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही साफ तौर से जो है राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन और जो खनन विभाग है उसके सामने नजर आ रही, क्योंकि जिस तरह से गड्ढा था और जो एक मानक होते हैं, कुछ मानक होते हैं कि इतने फीट ही आपको खोदना है मिट्टी, अगर परमिशन लेकर खोद रहे हैं तो भी। जिस तरह से 20-25 फीट का गड्ढा जो वहां पे बना दिया गया, काफी बड़े इलाके में जो है खुदाई की गई, तो तालाब क्या ये खनन आबादी के क्षेत्र में किया गया? जी, आपको बता दें ये जो ये गड्ढा जिसमें डूब कर 2 लोगों की मौत हुई है, तो उसमें जो है ये एक रास्ते पर ही था। जो रास्ता कानपुर रोड से जो गांव है रहीमाबाद वहां को जाता है, और बीच में कॉलोनियां पड़ती हैं, सराफत नगर कॉलोनी है और वहीं पर शांति नगर कॉलोनी है। तो ये जो कॉलोनियां हैं तो उससे होकर ये रास्ता जाता था और रास्ते पे ये गड्ढा था। तो जब ये जो दोनों छात्र थे, कक्षा 9 के पढ़ने वाले थे और कोचिंग पढ़ कर को जो है अपने वापस घर जा रहे थे, तो इनके मन में जो है गड्ढे में जो है नहाने के सोचा इन्होंने और उसमें जो है छलांग लगाई। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो है साफ तौर से दिख रही है। इस तरह से गड्ढा सामने होने के जो है गड्ढा रास्ते में भी था और उसके बाद भी तुरंत जो है इसमें कार्रवाई नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही और चूक सामने नजर आ रही है। जी बिल्कुल, प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी लापरवाही। और सोचिए जरा, प्रशासनिक आला अधिकारियों को भी इन खनन माफियाओं के सामने नहीं चलती, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी को खनन माफिया ने मारने की कोशिश की और जान का खतरा आईएएस अधिकारी बता रहा है। तो जाहिर सी बात है कि प्रशासनिक अमला भी नतमस्तक है। सोचिए जरा, खनन माफियाओं के पीछे किन आकाओं का हाथ होगा जो इतना ज्यादा अपने आप को ये ताकतवर समझ रहे हैं कि प्रशासनिक स्तर पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। और एक तो वैसे ही आम जनता जो है वो सड़क में जो गड्ढे हो रहे होते हैं क्योंकि उचित गुणवत्ता का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उन गड्ढों से आम जनता वैसे भी परेशान है। और ऐसे में रही सही कसर जो है वो भूमाफिया और ये खनन माफिया ऐसी समस्याएं पैदा कर देते हैं जो बड़े पैमाने पर खनन को अंजाम देते हैं। एक बार जौनपुर का रुख कर लेते हैं। अजय कुमार शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अजय कुमार, जौनपुर के क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि खनन माफिया जो हैं वो काफी ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं। अजय सिंह। अजय, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, मुझे लग रहा है अजय से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर संपर्क होता है तो जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, संजय यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही दर्शकों की प्रतिक्रियाएं भी बेहद महत्वपूर्ण हैं ऐसे मामले में, क्योंकि आम जनता ही इन समस्याओं से दो चार होती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, आदेश शुक्ला जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अजय, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? जी, आवाज आ रही है? जी, क्या अपडेट है जौनपुर का? जौनपुर की स्थिति की बात करें कि जब से पिछले 5 साल से जो है सीवर का यहाँ काम चल रहा है, सीवर के काम की वजह से जो है आए दिन जो है सड़कों की खुदाई होती है और उसके बाद उनको जो है बिना
किसी सेफ्टी प्रिकॉशंस को लिए रखे बिना ही इसको वैसे ही गड्ढों को जो है छोड़ दिया जाता है, पाइप पे डाल करके छोड़ दिया जा रहा है, और जिसकी वजह से जो है अभी तक काम तो पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन इसकी वजह से लगभग जो है दर्जनों की संख्या में इसके मौतें हो चुकी हैं जौनपुर में। और इसको प्रशासन को जिस प्रकार से लेना चाहिए, इसको गंभीरता से लेना चाहिए, उस प्रकार से प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रहा है। आज की बात करें तो थोड़ी हल्की बारिश जौनपुर में हुई है, और बारिश की वजह से पूरी सड़कें जो है जिनको अच्छे से पैचिंग नहीं किया गया, गड्ढे जिनको बनाया गया था, जिनके पाइप का काम हुआ था, उन गड्ढों को अच्छे से मानक विहीन काम होने की वजह से ये जो है गड्ढों वापस जिनकी पेंटिंग की गई सड़कों का, वो आज गड्ढों में तब्दील हो गए, जिसकी वजह से जो है आज दुर्घटनाग्रस्त आज स्कूली एक वैन जो है दुर्घटनाग्रस्त होती है, जिसमें बच्चे सवार होते हैं। तो ये, और उसके बाद जब हम इसी सवाल को लेकर के हम जिलाधिकारी, जो नवागत जिलाधिकारी दिनेश चंद्र है, उनके पास हम जाते हैं, तो उन्होंने एक्सीएन को बुला करके, जल निगम के एक्सीएन को बुला करके उन्हें फटकार भी लगाई। लेकिन क्या ये पूरे प्रकरण को जो 5 साल से चल रहा है, और जो जिस प्रकार से गुणवत्ता विहीन सड़कों का निर्माण हो रहा है जौनपुर में, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की अगर बात करें, इसी को लेकर के पूर्व में जो है यहाँ के जो है जो मंत्री है उनसे और एक पत्रकार से काफी कहासुनी भी हुई थी, जिसमें पत्रकार को जो है देख लेने की धमकी भी मंत्री के द्वारा दी गई थी। क्या ये अब जिला प्रशासन और सरकार ये दोनों इस चीज की जिम्मेदारी बिल्कुल प्रशासन क्या करेगा जब मंत्री साहब ने ही परमिशन दे रखी है खनन करने के लिए और जिम्मेदारों को पूरी खुली छूट दे रखी है, तो ये जिम्मेदार क्या करेंगे? जिस तरीके से ये समस्याएं पिछले 5 सालों से बनी हुई हैं, अजय आपने बताया, तो ऐसे में ग्रामीणों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती हैं? आपने उनसे सवाल नहीं किया कि आप ही तो ऐसे नेताओं को चुनते हैं? जी, पूरे यहाँ के जो शहर के जो है लोग हैं, यहाँ के जो नगर के लोग हैं, उनका साफ कहना है कि हम कर क्या सकते हैं। उन्होंने कई बार इसके लेकर के जो है तमाम संगठनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया इस संबंध में कि आखिर जो है इन सड़कों को जो है समय के लिए क्यों नहीं बनाया जाता, क्यों इनको छोड़ दिया जाता है, गड्ढे बीच सड़क में क्यों ऐसे कर दिया जाता है। तो सबको लेकर के जिलाधिकारी को तमाम संगठनों ने जो है ज्ञापन भी दिया, लेकिन कार्रवाई के नाम पे जब पूर्व के जो है मनीष कुमार वर्मा जिलाधिकारी थे, उन्होंने जो है कहा था कि कार्यदायी संस्था को ब्लैकलिस्ट कर दिए हैं, लेकिन आज भी वही संस्था वापस जो है काम कर रही है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो काम कर रहे हैं वो कितने जो है पावरफुल है, कि आज के डेट में अगर उनकी संस्था काम मानक विहीन कर रही है, उसके बाद भी वो आज जो है जनपद में वही संस्था काम कर रही है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता की समस्याओं को कितना जो है सुना जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन उसके लिए जनता भी उतनी ही जिम्मेदार नजर आ रही है, क्योंकि बार बार जब ये ऐसे नेता जाते हैं आम जनता के बीच वोट की अपील करते हैं, तो बड़ी खुशी खुशी यही जनता उनको सत्ता पर आसीन करती है। शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राजू शर्मा भी मेरठ से संवाददाता जुड़ चुके हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। मेहमानों का रुख करें उससे पहले मेरठ का रुख कर लेते हैं। मेरठ में जान लेते हैं कि किस तरीके से खनन माफिया सक्रिय है। राजू, यहाँ पर खनन का दायरा क्या कुछ नजर आ रहा है, और जिस तरीके से सड़कों में अगर बात की जाए, क्योंकि खनन और गड्ढों का जो ताल्लुक है वो बड़ा गहरा है। हाँ बिल्कुल सोनी, आपने बिल्कुल सही कहा कि खनन और गड्ढों का जो ताल्लुक है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब खनन होगा और जो मिट्टी लगकर रोड़ी लगकर उसमें जाएगी तो कहीं ना कहीं सड़कें जो है वो क्षतिग्रस्त होगी और उसमें जो गड्ढे हैं वो हो जाएंगे। यही मेरठ में वजह है कि खनन लगातार जारी है और खनन की वजह से सड़कें क्योंकि जो है अच्छी गुणवत्ता के अनुसार नहीं बनाई जाती तो वो समय से पहले ही टूट जाती है और फिर उसमें आम जनता गिरकर या तो चोटिल हो जाती है या फिर मौत हो जाती है। अभी बीते 1 सप्ताह पहले ही तकरीबन 17 या 18 तारीख की बात है, गड्ढे में गिरकर एक जो पत्रकार है उसकी मौत हो गई। जब उसे अस्पताल लेकर गया तो उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वजह यही थी कि गड्ढे लगातार उस सड़क पर हो रहे थे। जबकि सबसे बड़ी बात देखिए सोनी ये थी कि जिस पत्रकार की मौत हुई है वो उन्हीं गड्ढों की खबरें कई बार लिख चुका था, लेकिन जो संबंधित अधिकारी है वो कहीं ना कहीं आंखें मूंदे बैठे थे और उन्होंने संज्ञान नहीं लिया, जिसकी वजह से जिस पत्रकार ने उन गड्ढों की खबर लिखी उसी पत्रकार की मौत उन्हीं गड्ढों में बाइक फंसकर गिरने की वजह से हो गई और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन जिम्मेदार अब भी नहीं चेते हैं। मात्र जब खबर प्रकाशित हुई पत्रकार की मौत की गड्ढों की वजह से, तो वो गड्ढे
जो है सिर्फ रोड ही डालकर भरवा दिए। अभी भी वो सड़क जो है पूरी तरीके से नहीं बनाई गई है। अभी भी सड़कों में गड्ढे उसी तरीके से बने हुए, 2-4 जो गड्ढे थे वो बेशक वहां के भरवा दिए, लेकिन मेरठ जिले की अगर पूरे की बात करें तो जगह जगह गड्ढे हुए पड़े हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को। 15 दिन का अल्टीमेट दिया गया है। अब कहा गया है कि अगर 10 अक्टूबर तक गड्ढे पूरे नहीं किए गए, भरे नहीं गए, सड़क बिल्कुल। और ये राजू टाइम भी ऐसा आता है क्योंकि फेस्टिवल की शुरुआत हो जाती है, नवरात्र का भी समय आ रहा है और इसके बाद फेस्टिवल की शुरुआत, तो एक पैच वर्क का भी काम शुरू हो जाता है। ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश को कितनी गंभीरता से लिया जाता है, जिम्मेदारी से लिया जाता है, ये भी देखना होगा। क्योंकि खनन माफिया जिस तरीके से खनन कर रहे हैं और लखनऊ में इन 2 मासूमों की जान गई है, ये सवाल उठा रही है कि भाई आकाओं कब ये जिम्मेदारी समझोगे, कब फ्री हैंड प्रशासनिक स्तर पर प्रशासनिक आला अधिकारियों को काम करने दोगे, क्योंकि इसमें आम जनता इसका शिकार हो रही है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, दिवाकर मिश्रा जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं चर्चा की, क्योंकि ये घटना जो सामने आ रही है लखनऊ की, कि खनन माफियाओं ने गड्ढा इतना गहरा कर दिया, बच्चों ने समझा कि ये तालाब है और वो स्कूल से घर जा रहे थे, सोचा इस तालाब में नहा लेते हैं और हमेशा के लिए मौत के आगोश में सो गए। देखिए, जो भी इस तरह का उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है जी, उसकी मैं निंदा भी करता हूं, भर्त्सना भी करता हूं, और कानून अपना काम करेगा। यदि खनन माफिया के द्वारा कानून कैसे काम करेगा? जब मंत्री साहब, नेता साहब का फोन पहुंच जाएगा तो कानून किसके लिए काम करेगा? आईएएस अधिकारी को खनन माफिया धमकी दे रहे हैं जान से मारने की, तो सोचिए आप कार्रवाई कौन करेगा इनके खिलाफ? आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की 16 करोड़ जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कोई कितना भी बड़ा होगा, यदि वह गलत काम करेगा तो उसे छोड़ेगी नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होगी। और 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, तो देश में किसी भी क्षेत्र का कोई भी अपराधी हो, माफिया हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जहां तक लखनऊ की घटना है तो पुलिस ने संज्ञान में लिया है, कार्रवाई होगी। चलिए देखते हैं इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई आगे होती है। हालांकि हमारे संवाददाता भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, प्रशासनिक स्तर पर किस तरीके की कार्रवाई इस पर जारी है वो जानेंगे आगे। मेहमानों की प्रतिक्रिया, टिप्पणी ले लेते हैं। पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का रुख करेंगे, संजय यादव जी का। संजय यादव जी, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो जाहिर सी बात है इसी तरीके के आरोप निकलकर सामने आते थे। आज सत्ता पक्ष में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है, तो आज भी वही आरोप निकलकर सामने आते हैं अदर पार्टियों की तरफ से। क्या कहेंगे इस घटनाक्रम को लेकर? तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और इस पे मैं ये कह रहा हूँ कि ये घटना 2-3 साल पहले की है जो ये खनन हुआ है। तो इस पे जो संबंधित अधिकारी थे उन्होंने क्या किया, इस घटना की नौबत ही क्यों आई? तो ये कारण है कि जो ये आज घटना हुई तो उसके बाद उससे कितनी देर बाद पुलिस पहुंची, कितनी देर बाद उनको बचाने का प्रयास किया गया, जिसकी वजह से अगर हो सकता समय से पहुंचते तो बच भी जाते। तो इसमें जो सारा अगर कहा जाए तो सारा आरोप लगता है सरकार के ऊपर, क्योंकि अगर या संबंधित अधिकारी जो है इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ। ठीक है। और इसके लिए तो हम ये कहेंगे कि जो भी मुआवजा है सरकार उनको प्रोवाइड कराए, तो उनकी जान की कीमत नहीं दे सकता, लेकिन नहीं तो मुआवजा अगर ये घटनाक्रम सामने आया, इस पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन इस बात की श्योरिटी कौन देगा कि भाई इस मुआवजे के बाद, इस हेल्प के बाद ऐसा घटनाक्रम नहीं दोहराएगा? ये भी तो श्योरिटी मिलनी चाहिए ना जिम्मेदारों की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। आप समाजवादी पार्टी से ही है ना संजय यादव जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक से वापसी करेंगे।
तो फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर कि खनन माफियाओं की सक्रियता जो है वो अब लोगों की जान ले रही है। जिस तरीके से लखनऊ का यह घटनाक्रम सामने आ रहा है और 2 मासूम बच्चों की जान चली गई क्योंकि गड्ढा इतना गहरा था और इसमें नहाने से इन बच्चों की जान गई। और दूसरी तरफ सड़कों के गड्ढे और खस्ता हाल सड़कें आए दिन लोगों की जान लेती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आदेश शुक्ला जी का रुख करेंगे। आदेश शुक्ला जी, ये पूरा घटनाक्रम आप कैसे देख पा रहे हैं? फोटो आ रही नहीं मेरी? जी हेलो आदेश जी। जी जी। लखनऊ का ये जो घटनाक्रम सामने आया, इसे आप कैसे देख रहे हैं? किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? इसमें जिम्मेदारी सिर्फ शासन प्रशासन की ही है, क्योंकि चाहे लखनऊ का मामला हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं मेरठ का मामला हो, चाहे जौनपुर का मामला हो, जी ऐसे कई मामले हैं जो भी आपने चैनल में बताए हैं। एक दो मामले नहीं है। एक जर्नलिस्ट थे बेचारे जो गड्ढों की बेचारे खबर लिख रहे थे और कुछ दिन बाद बेचारे गड्ढे में चले गए और उनकी डेथ हो जाती है। जी तो इसमें अगर किसी की वो है तो सिर्फ और सिर्फ शासन प्रशासन की ही है। शासन प्रशासन जितना भी ये काम कराता है, पहले तो उसका एक कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि कहीं गड्ढा है तो उसको ठीक से करके फिर उसको या ठीक कराया जाए। अगर गड्ढा पड़ा है तो गड्ढा पड़ा है। जैसे आप देखिए मेट्रो का जब भी काम शुरू होता है, आप यहाँ कानपुर में भी मेट्रो का काम शुरू हुआ होगा, तो मुझे लगता नहीं है कि सोनी जी आपको कभी कोई दिक्कत हुई होगी, क्योंकि वो प्लान वे में करते हैं। कोई भी काम करते हैं तो लोग प्लान वे में करते हैं। ऐसे लखनऊ में जब भी मेट्रो बनी थी तो वो पूरे प्लान वे से बनी थी। आपको थोड़ी सी ट्रैफिक की दिक्कत होगी, लेकिन थोड़ा सा जाम लगेगा, लेकिन आप ये कहिए कोई गिर जाए, कोई ऐसा हो जाए, तो वैसा नहीं है। प्रशासन को उन लोगों से सीखना चाहिए कि वो लोग किस तरीके से काम को डेवलप करते हैं। होता क्या है यहाँ पे कि कभी स्मार्ट सिटी के नाम पे खुदाई होने लगती है, कभी क्या कहते हैं किसी चीज के नाम पे खुदाई होने लगती है, कभी केबल पड़ने के नाम पे खुदाई होने लगती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो है लखनऊ में एक विकास नगर इलाका है, वहां पे भी बड़ी चर्चा का विषय आया होगा, आपने ध्यान दिया होगा तो आपने बड़ा ध्यान दिया होगा कि बीच बीच में गाड़ियां घुस जाती हैं उसमें। अब उसमें उन्होंने क्या किया है कि बोले कि हमने तो साहब बनाया नहीं है, कि वो सीवर उस समय पड़ा था तो उस समय ध्यान नहीं दिया गया और ऐसे कर दिया गया। तो इसमें जो भी पुराने अधिकारी हैं, अगर वो कोई स्थिति बनती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले टाइम पे अधिकारी खुद बायस्ड हो जाए। जो भी ठेकेदार काम करता है उसकी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक साथ सबको लेना चाहिए, सबसे उसकी वसूली होनी चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार कई चीजों में वसूली कर लेती है, ये कोई दंगा होता है तो उसकी वसूली करती है कि नहीं करती है, उसकी फोटो लगा देती है। उसी तरीके से इस पर भी एक कानून अच्छा सा होना चाहिए कि जिसने सड़क बनाई है उसकी जिम्मेदारी इतने दिन की बनती है। अगर जिम्मेदारी के बगैर वो कार्रवाई नहीं हो, जिम्मेदारी के खनन समय माफियाओं को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अगर खनन माफिया इतनी बेधड़क तरीके से खनन कर रहे हैं और उसमें प्रशासनिक स्तर पर अगर कोई अधिकारी पहुंचता है और खनन माफियाओं पर चाहता है कि एक्शन ले, कार्रवाई करे, तो उल्टा अधिकारी को ही धमकी दी जाती है, हमला कर दिया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे कंट्रोल होगा? देखिए सरकार के पास बहुत सारा सिस्टम होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर उसको कार्रवाई करनी होगी तो 2 मिनट लगता है कार्रवाई करने के लिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। कोई इतना बड़ा कोई ताकतवर नहीं होता है जो सरकार से जीत पाए। अगर सरकार अपने पे आ जाए, सरकार जब अपने पे आ जाती है तो सारी चीजें होने लगती हैं। 2 मिनट में कार्रवाई भी होने लगती है, 2 मिनट में सिस्टम भी ठीक हो जाता है और लोगों को सुविधा भी मिलने लगती है। मेरा इसमें साफ साफ कहना है कि इसमें सरकार को सख्त होना पड़ेगा। बिना सख्त हुए सरकार इस पर कुछ नहीं कर सकती है, वरना लोगों की जान जाती रहेगी।
चीजें होती रहेंगी और आप समझ ही सकती हैं। बिल्कुल। समझना, लेकिन जिम्मेदार इस बात को कब समझेंगे ये समझ नहीं आ रहा है। राजेंद्र नायक जी भी हमारे साथ पूर्व IAS हैं, जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपकी भी प्रतिक्रिया इस मसले पर बेहद मायने रखती है, क्योंकि जो लखनऊ का घटनाक्रम सामने आया और खनन माफिया यूपी में इतने ज़्यादा सक्रिय हैं कि बड़े पैमाने पर खनन को अंजाम दिया जा रहा है, और ये चेन, ये सिस्टम बखूबी आपको भी पता होगा कि किस तरीके से किस किस की मिलीभगत से खनन किया जाता है। और ऐसे में जब एक IAS अधिकारी पहुंचता है खनन माफिया के पास कि कार्रवाई के लिहाज से, तो उल्टा उसे धमकी मिलती है और उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है। तो ऐसी कार्यशैली को आप क्या कहेंगे? राजेंद्र नायक जी। जी, पहले तो मैं आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार करता हूँ जी। और देखिए, सिस्टम तो बहुत अच्छा बना रहता है जी। हर एक चीज लेट डाउन होती है और कोई भी चीज हो हमेशा स्कोप रहता है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का। तो ये जो घटना हो रही है तो इसका मुझे भी बहुत दुख है, क्योंकि जान से बढ़ के कुछ नहीं है। तो इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर एक्शन होगा, लेकिन ये है कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो जिस ढंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसी ढंग से हम अपनी सेवाएं दे सकते हैं। अगर इसमें किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो उस पर जरूर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन जैसे लोग हैं, जो हमारी कल्चर है जिस ढंग से, तो वर्क कल्चर को जरूर हमें इम्प्रूव करना है और जो दोषी हैं उनके अगेंस्ट में हमें एक्शन लेना है। तो सिस्टम अच्छा है, लेकिन सिस्टम को लागू करने के लिए हम ही लोग हैं। हमें से कुछ तो बहुत सिंसियर हाथ होते में हैं, पिस्टल तो बहुत दे दी अच्छा गई करते है, हैं। लेकिन पिस्टल चलाने का अधिकार छीन लिया गया है। इस तरीके का सिस्टम ऐसी सिचुएशन में नजर आता है। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, देखिए, ये मेरी नोटिस में नहीं है, क्योंकि कहीं पर एब्रिवेशन होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता तो उस पर एक्शन लिया जाता है। तो एक चीज को, 100 में से एक चीज को अगर हो जाती है तो उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि सब जगह ऐसा होता होगा। अगर ऐसा है तो उस पर एक्शन जरूर लिया जाता है। हमारे मुख्यमंत्री जी है, हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, सब है, हम सब मॉनिटर करते हैं, देखते हैं। चलिए, तो लेकिन अधिकतर ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं, प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं, और सवाल ये भी उठता है कि भाई हमारी पुलिस जो है वो फ्री हैंड समाज के लिए काम कब कर पाएगी जिम्मेदारी से? कब तक ये राजनीतिक दबाव में काम करती रहेगी? हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। पवन तिवारी का रुख करते हैं। पवन, ये जो मसला सामने आ रहा है, 2 मासूम बच्चों की गड्ढे में डूब जाने की वजह से मौत का मामला, तो इसमें क्या कुछ प्रशासनिक स्तर पर जांच पड़ताल की गई? क्या कुछ निकलकर सामने आया और क्या कार्रवाई? अनम्यूट करिएगा पवन। जी, जिस तरह से कल शाम को 5:30 बजे 2 मासूम बच्चे जिनकी डूबने से जो है तालाब में, उसमें गड्ढे में मौत हुई है, तो उसके बाद से प्रशासन अब लगातार सक्रिय है। इस बात में जांच की जा रही कि ये खनन आखिर किसने किया था और ये जो खनन किसकी भूमि पर हुआ था। अरे, पहले सरकार से परमिशन ली गई थी कि नहीं ली गई थी? फिलहाल अभी तक इस बारे में जो है जांच पड़ताल की जा रही है और अभी तक इसमें कोई FIR नहीं हुई है किसी की तरफ से। जो दोनों मासूम बच्चे थे, दोनों 9वीं कक्षा के छात्र थे और उनकी मौत हो गई। इसको लेकर जो ग्रामीण है वो काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आए। कल जब टीम पहुंची थी बच्चों को वहां से निकालने के लिए, और टीम ने जब अपने हाथ पैर खड़े कर दिए, SDRF की टीम, जो कि बाढ़ की स्थिति से निपटने में सक्षम मानी जाती है, लेकिन कल वो इतना भयंकर जो गड्ढा था, इतनी ज्यादा गहरान थी, उसको देखते हुए SDRF की टीम ने उसमें उतरने से मना कर दिया कि हम जो है सुबह इसका रेस्क्यू करेंगे। तो वहीं पर एक कृष्णनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला लड़का था संजय पाल, इसने, जो कि SDRF टीम में नहीं था, अलग से था, उसने जो है रस्सी बांधकर उसमें छलांग लगाई और दोनों बच्चों को बाहर निकाला। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इतना ज्यादा ये उसमें जो है खनन किया गया था कि काफी बड़ा उसमें गड्ढा हो गया था। और ये जो खनन माफिया है, इसके ऊपर पहले जो वहां पर तत्कालीन जो लेखपाल थे, उसमें इसको जो है नोटिस भी, लेकिन फिलहाल आज लगभग 1.5 साल बीत गए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब जब ये घटना घटी है,
उसके बाद जब लोगों का आक्रोश उस पर जगा है, लोग उसके बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिए कि आखिर ये खनन किसने किया था, किसकी परमिशन से किया गया था। अब जाके लोग उसमें जो है अधिकारी सक्रिय हुए हैं और इस बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल अभी तक इस बारे में कोई एफआईआर नहीं हुई है, ना ही अभी कोई जो कार्रवाई सामने तौर पर दिख रही है। हाँ, ये एक गुजरात है, अधिकारी उसमें जो है उस बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ये खनन किसकी भूमि पर है, किसकी भूमि है, क्योंकि ये जो भूमि एयरपोर्ट के जो अधिकारी हैं वो उसको अपना बता रहे हैं। अगर एयरपोर्ट की ये भूमि थी तो जब इस पर खनन हुआ था तो उन लोगों ने तो क्या कार्रवाई करवाई थी, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। फिलहाल किसान जो है वो किसान कह रहे कि हमारी जमीन है, लेकिन किसान की जमीन थी, तो जब इसमें खनन हुआ तो किसान ने क्या कार्रवाई की, और जो खनन माफिया है उसने किसकी परमिशन से खनन किया, और इतना ज्यादा बड़ा गड्ढा मानक विहीन, अगर मान लो उसको परमिशन भी मिलती है तो परमिशन 3 से 4 फीट के खोदने की जमीन होती है, लेकिन ये कम से कम 15 से 20 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा था। तो इसमें कहीं ना कहीं जो लापरवाही साफ तौर से स्थानीय प्रशासन की नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि जिसने ये गड्ढा किया उसका तो नाम ही अभी अज्ञात में आ रहा है। अभी यही नहीं पता कि ये किसने खनन किया, किसने इतना गहरा गड्ढा खोदा जिसमें 2 मासूमों की डूबकर मौत हो गई। रुक करते हैं आदेश शुक्ला जी का, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा, दिवाकर मिश्रा जी। दिवाकर जी, क्योंकि ये सवाल बेहद अहम है, क्योंकि खनन माफिया कितने सक्रिय हैं ये आप भी बखूबी जानते हैं, और मुझे लगता है राजनीतिक व्यक्ति को ये बेहतर तरीके से पता है कि ये चेन कैसे संचालित होती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो नजर आता है, शून्य नजर आता है। अब इस मसले पर अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया अभी तक। नहीं, मुकदमा कायम हो रहा है और कार्रवाई होगी। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की जा रही है, जीरो टॉलरेंस पर चल रही है, और यह जो खनन माफिया ने गड्ढा किया है जिसमें 2 मासूमों की मौत हो गई है, ये बहुत जल्दी ही कानून के शिकंजे के अंदर होंगे। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माफियाओं को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, उसी तरह इस गड्ढा करने वाले माफिया को भी नेस्तनाबूद किया जाएगा। आप लोग भी भरोसा रखें, और आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की 16 करोड़ जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी माफिया योगी राज में बचने नहीं पाएगा। जो भी जिम्मेदार होगा ये गड्ढा करने वाला, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चलिए, कार्रवाई का आश्वासन तो हर एक मसले पर दिया जाता है। जीरो टॉलरेंस की नीति का आपने जिक्र किया, जीरो टॉलरेंस की नीति भी जमीनी धरातल पर कितनी 100% काम कर रही है उसकी भी वानगी हर रोज देखने को मिलती है। उसको लेकर भी हम अपने से जनहित अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से कन्नौज में बुलडोजर चला है, प्रयागराज में चला है, बनारस में चला है, गाजीपुर में चला है, मेरठ में चला है। हम नेस्तनाबूद कर देते हैं अपराधियों को, जो भी। चलिए, अच्छी बात है, और उन्हीं अपराधियों को जो समाजवादी पार्टी से जुड़े होते हैं, समाजवादी पार्टी के जो अपराधी हैं उनका नाम सामने आता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, ऐसा विपक्षी पार्टियों का मानना है, आरोप भी है ये। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, संजय यादव जी का रुख कर लेते हैं। संजय यादव जी, क्योंकि माफियाओं का ताल्लुक जो है वो समाजवादी पार्टी से रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर कहती है, और बुलडोजर की कार्रवाई भी हो रही है। अभी पिछले दिनों जितने भी मसले सामने आए सभी को लेकर, चाहे वो अयोध्या का हो, कन्नौज का हो, कई ऐसे मामले निकलकर सामने आए जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के ही आरोपी उसमें पाए गए। अभी नकली नोटों का जो जखीरा बरामद हुआ उसमें भी 2 जो नेता हैं वो समाजवादी पार्टी के ही पाए गए। तो खनन माफिया सक्रिय हैं, ये भी क्या समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? संजय यादव जी, कुछ शब्द हैं आपके पास? जी। इसमें सरकार बताए 3 साल पहले ये गड्ढा खोदा गया है। नहीं, आरोप प्रत्यारोप का दौर कब तक चलता रहेगा भाई? इसमें तो आम जनता इसकी शिकार हो रही है, इस तरीके का राजनीतिकरण हो रहा है, इस तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है, और यहाँ पर आप लोग आरोप खेल रहे हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही।
जी संजय यादव जी, आपको आवाज मिल पा रही है? नहीं, आवाज नहीं रहा। अपराध तो इन्हीं की पार्टी के लोग कर रहे हैं। अरे भाई, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है वह समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक रहे हैं, वर्तमान में है। इनका गायत्री प्रजापति कितने दिनों से जेल के शिक्षों के अंदर है। एक काम है, अतीक इन्हीं की पार्टी के थे, अफजल इन्हीं के इसीलिए तो पार्टी ये के सवाल थे। किया कि भाई संजय यादव जी को शायद अब समझ में आए इस तरीके के आरोप। भाई माफियाओं का, अपराधियों का, आरोपियों का जो जखीरा है वो समाजवादी पार्टी में ज्यादा है, इस तरीके का आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। दिवाकर मिश्रा जी, अभी जो लखनऊ में घटनाक्रम हुआ, तो क्या समाजवादी पार्टी के ही नेताओं ने ये गड्ढा किया था क्या जाकर? अगर कोई आरोपी है तो उससे कोई आप कार्रवाई खनन तो भाई जिसकी सत्ता होती है उसी की राज में खनन होता है और उन्हीं की आकाओं का बोलबाला होता है और उन्हीं की शय पर खनन किया जाता है, ये आप भी जानते हैं। अगर जो भी किसी भी पार्टी का अपराधी होता है और उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये अभी तक मुकदमा लिख रहे हैं, पता नहीं कितने दिन में मुकदमा लिखेंगे। अभी मिश्रा जी ने बताया मुकदमा लिखा जा रहा है और अभी प्रशासन की करना होता है। अखिलेश यादव जी नवाब सिंह यादव को बचा रहे हैं ना, कन्नौज में जो बलात्कार कांड में फंसे हुए हैं। अतीक, अफजल और आजम को बचाने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं का अखिलेश यादव किसी को बचा नहीं रहे, ये आपकी गलतफहमी है। ये आपकी गलतफहमी है, किसी को बचा रहे। जो भी आरोपी है उसको सजा मिलनी चाहिए। और आप जो भी विपक्षी पार्टी का नेता है वो आपकी पार्टी में चला गया तो वो ना अपराधी रहा ना माफिया रहा, उसको आप छोड़ रहे हो। और जो भी सत्ता पक्ष में है वो दूध का धुला हो गया। आप बता रहे हैं कि बचा रहे हैं। अरे भाई, आपने एक मुकदमा नहीं दिया, 2 बच्चों की जान चली गई है और 3 साल से वो गड्ढा था, ना वो गड्ढा भरा गया और ना उस पे संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई। किसने कहने पर वो इतना लंबा खनन हुआ? 3-4 फीट का खनन होना चाहिए अगर परमिशन होती है तो। पूरा प्रदेश जानता है अतीक अहमद की कारगुजारियां। और चलिए वो पुरानी बात हो गई ना, अभी मुद्दे पर बात कीजिए। दिवाकर मिश्रा जी, आपसे जो मैंने सवाल किया था कि क्या ये जो गड्ढा किया गया जिसमें 2 मासूमों की डूबकर मौत हो गई, अब जिम्मेदारों का पता लगाया जा रहा है कि भाई किस खनन माफिया ने ये गड्ढा किया, तो ये तो सत्ता पक्ष में जो होता है काबिज, उन्हीं नेताओं की शय पर ये खनन माफिया खनन करते हैं, आप भी जानते हैं। मिश्रा जी इस पे बताइए, सत्ता ही आपकी है और ये शासन प्रशासन की केस में भी समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो खनन कर रहे हैं। नहीं, जो भी खनन करेगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है और आगे भी करेगी। कब कर रही है? कोई, अरे अभी हो रही है, फुबेरा तब होगा। अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया भाई साहब, अरे भाई फुबेरा तब होगा जब ये माफिया ठीक है। पूर्व IAS भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं। आदेश शुक्ला जी का करें, उससे पहले राजेंद्र नायक जी का कर लेते हैं। राजेंद्र नायक जी, क्योंकि जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं और ऐसे मामले में 2 दिन हो हल्ला मचता है, प्रशासनिक स्तर पर जांच का हवाला दिया जाता है, फिर वो जांच ठंडे बस्ते पे चली जाती है, जिम्मेदार कौन है पता नहीं ऐसे मामलों में। राजेंद्र नायक जी, आपको आवाज मिल पा रही क्या? हाँ जी, प्लीज रिपीट इट अगेन। राजेंद्र जी, क्योंकि देखा जाए जिस तरीके का ये घटनाक्रम सामने आ रहा है, प्रशासनिक स्तर पर जांच का हवाला दे दिया जाता है और फिर जांच ठंडे बस्ते में चली जाती है और जो पीड़ित परिवार है वो अब इसमें प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की मांग कर रहा है कि प्रशासनिक स्तर पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। जिम्मेदारों का पता नहीं है कि खनन किसने किया, गड्ढा किसने किया, कितना वक्त लगेगा इस जांच में, और फिर एक वक्त के बाद जांच ठंडी पड़ जाती है। जिम्मेदारी से प्रशासनिक अमला काम कब करना शुरू करेगा? जी मैडम, ऐसा है कि हो सकता है कुछ केसेस में ऐसा हुआ हो, ठीक है ना, लेकिन ये है कि जो
बीजेपी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि जो भी अपराधी हो उनको जल्द से जल्द उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए, क्योंकि इस आपके चैनल के माध्यम से सरकार भी सुन रही है, प्रशासन भी सुन रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उस पर जल्द से जल्द एक्शन होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी कारणवश अगर डिले हो जाता है तो डिले को भी ये पूरी कोशिश की जाती है कि आगे से इस प्रकार से कोई डिले ना हो। और मैं जरूर सोचता हूँ कि जिस ढंग से हमारे योगी जी काम कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो गए हैं वो, और उनका काम अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, इसी काम पर वो लगे हुए हैं। तो जल्द से जल्द जो भी अपराधी इसमें होंगे उनको सामने लाया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई जरूर जरूर होगी। थैंक यू। चलिए आदेश शुक्ला जी, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या हमारा प्रशासनिक शासन स्तर पर देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी बैठक भी ली, निर्देशित भी किया, और अक्सर जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो संज्ञान लेकर वो नसीहत देते हैं, निर्देश भी देते हैं जिम्मेदारों को, लेकिन क्या वो जिम्मेदार जिम्मेदारी से काम करते हैं और उस काम की मॉनिटरिंग शासन स्तर पर की जाती है? देखिए, आपको एक बात पहले से स्पष्ट कर देता हूं कि योगी आदित्यनाथ जिस हिसाब से काम करते हैं, उनकी छवि है, उनका एक स्टाइल है, उनका काम करने का तरीका है, और वो अच्छा काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। समस्या क्या होती है कि जो नीचे के अधिकारी होते जो हैं, खराब काम करते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, हम उन पे हाँ, मैं सवाल वहीं उठा आ रहे रहा हूँ। जो अधिकारी हैं नीचे की समस्या क्या है कि वो आगे की चीज, वो नीचे की समस्या ये होती है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिस्टम में आ जाते हैं, किसी न किसी सिस्टम से लोभान्वित हो जाते हैं, जिसके चलते वो अपना कार्य ठीक से नहीं करते हैं। अपना काम अगर वो ठीक से करें तो ऐसी छोटी छोटी घटनाओं को देखने के लिए नहीं होना पड़ेगा। अब मुख्यमंत्री का काम नहीं है कि एक छोटी छोटी घटना, एक बार शासन को कह दिया लेकिन गया, छवि किसकी धूमिल होती है? जो सत्ता में काबिज है, सूबे के मुखिया की। हाँ, यह है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा इसमें यह कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों को इस पर सजग रहना पड़ेगा। मौसम जैसा भी होता है, मौसम ऐसा नहीं है कि आज बरसात हुई है, आज ये पानी भर गया होगा। 8 दिन पहले से मौसम विभाग चिल्ला रहा था, बार बार बता रहा था कि मौसम बदलने वाला है। ये उन्हीं का जो डिपार्टमेंट बताता है, अधिकारी तो बता रहे हैं कि भैया अगर कहीं गड्ढा है तो उसको भर लो, कहीं कोई दिक्कत है तो उसको ठीक कर लो, ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो। मेरा ये मानना है कि अधिकारियों की लापरवाही रहती है, और जब घटना हो जाती है तो वो लीपापोती करना शुरू कर देते हैं। यानी कि आप भी मानते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही बरती जाती है, और ये वाकई एक बड़ी लापरवाही है, और इसीलिए कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो उसमें अधिकारियों ने घालमेल नहीं किया। बिल्कुल, उसमें भी खनन माफिया कितने सक्रिय रहे, और ये डंकी की चोट पर आज भी कहा जाता है, लेकिन जिसकी सत्ता होती है सवाल उसी से होते हैं। हमारे सवाल उसी से बनेगा, स्वाभाविक सी बात है। जो सवाल आप पूछ रही हैं वही सवाल हम भी पूछ रहे हैं कमोबेश। हमने आपसे बताया ना कि जिस तरीके से, देखिए, एक सिस्टम होता है, सिस्टम के थ्रू काम करना होता है। एक होता है कि जहां पाहा वहां खोद दिया, जहां पाहा वहां बना दिया, जहां पाहा वहां कर लिया, तो इससे काम नहीं चलेगा। एक सिस्टम के थ्रू अगर काम होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द दोषियों को सजा होनी चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। पवन तिवारी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। पवन, देखा जाए तो जो 2 मासूम बच्चों की जान गई इस गड्ढे में, उनके परिजनों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्या मांग है और किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, जिस तरह से तो 2 मासूम बच्चे जो कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्र थे, और वो रास्ते से जा रहे थे और उन्होंने गड्ढे में पानी देखा और वहां पर नहाने के लिए उतरे, तो जिस तरह से उनकी जान गई, उसको लेकर जो उनके परिजन है, क्योंकि जो उनकी उम्र थी लगभग 14-15 साल की उम्र थी, और ये दोनों मासूम है, काफी इनकी जो जान गई है, उसके बाद इनके जो परिजन है काफी व्यथित हैं। प्रशासन के ऊपर वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि अगर ये जो खनन किया गया है, अगर खनन माफियाओं पर लगाम लगाई जाती और इनको जो अगर परमिशन भी दी गई थी तो एक लिमिट में परमिशन दी गई थी, और उससे ज्यादा जब यहाँ पर खुदाई हुई तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था, और इसको या तो गड्ढा भरवाया जाता या उसको फेंसिंग लगा के इसमें आने जाने से रोक लगाई गई होती, तो कम से कम उन मासूमों की जान ना गई होती।
तो वहीं जो दोनों परिवार हैं काफी ज्यादा गमगीन है, उनको रो रो कर बुरा हाल है और वो लगातार प्रशासन को ही कोस रहे हैं और इन खनन माफियाओं को कोस रहे हैं जिन्होंने ये मनहूस गड्ढा बनाया, जिसमें उनके दो जो लड़के थे, दो लोगों के दो जो बालक है जो डूब के मरे हैं, कम से कम उनकी जान ना जाती। तो ये कहीं ना कहीं वो लगातार प्रशासन की लापरवाही को लेकर प्रशासन के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। जी, शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए पवन, और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, इसमें एक बड़ी लापरवाही प्रशासनिक स्तर पर भी देखने को मिलती है और शासन स्तर पर मॉनिटरिंग नहीं की जाती, ये बड़ी लापरवाही, यहाँ पर गैर जिम्मेदाराना रवैया नजर आता है। खनन माफिया आखिर कब तक ऐसे ही सक्रिय रहेंगे और इनकी वजह से लोगों की जानें जाती रहेंगी, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। इसी के साथ जनहित में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।